हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो के माध्यम से यशपाल जी का जीवन परिचय और गद्य के लखनवी अंदाज को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में हमने रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय और बाल गोविंद भगत के विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किए थे। आप लोग उसे देखे होंगे। अगर कोई समस्याएं हो तो मुझे अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आज हम यशपाल जी के जीवन परिचय को जरा ध्यान दे लीजिए। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को बिहार पंजाब की, ध्यान देंगे आप, 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी, पंजाब प्रांत में फिरोजपुर छावनी में उनका जन्म हुआ था। यशपाल जी के पिता का नाम श्री हीरालाल जी, इनके पिता का नाम श्री हीरालाल जी और मां का नाम प्रेमा देवी था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया। ये 1921 में फिरोजपुर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ये बीए की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की और वहीं पर इनकी भेंट सुखदेव, क्रांतिकारी सुखदेव और भगत सिंह के साथ होती है। भगत सिंह के साथ जुड़ने से ये देश सेवा में लग गए और आंदोलन में भाग ले लिए। ये स्वदेशी आंदोलन में इस प्रकार से जुड़े कि दिल्ली में एक बार बम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिए गए और जिसमें इन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ी। 7 अगस्त 1936 ईस्वी को 7 अगस्त 1936 ईस्वी को विवाह, जेल के अंदर ही इनका विवाह किया हो गया और इनका विवाह प्रकाशवती कपूर के साथ हुआ और 26 दिसंबर 1976 को ये साहित्य की सेवा करते हुए अपने जीवन लीलाओं को समाप्त कर दिया। इन्होंने गद्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी को चलाने का प्रयास किया है, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, निबंध। अनेक विधाओं पर उन्होंने लेखनी को उठाई है। जैसे उपन्यास में दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, अप्सरा का श्राप, झूठा सच। कहानी में पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, ओ दुनिया, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता आज इनकी प्रमुख कहानियां प्रसिद्ध हैं। नाटक में नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाई, दर्दे दिल, ये इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। व्यंग्य लेख भी इन्होंने लिखने का प्रयास किया। संस्मरण में सिंहावलोकन इनका प्रमुख संस्मरण लेखक है, रचना है। विचारात्मक निबंधों में न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, रामराज्य की कथा आदि भी। इनकी रचनाओं में मार्क्सवाद का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। आपने कार्ल मार्क्स का नाम
सुना होगा, जो एक महान दार्शनिक भी था। कार्ल मार्क्स ने लोगों के जीवन के सत्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, अर्थात कि न्याय, सत्य, धर्म, आध्यात्म को बड़ी ही बारीकी के साथ लोगों को समझाने का प्रयास किया और उसका प्रभाव यशपाल जी की रचनाओं पर भी देखने को मिलता है। अर्थात कि वह जीवन की वास्तविकता के निकट आकर उसका चित्रण करना इनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। मार्क्सवाद के अंतर्गत यह जीवन की यथार्थ घटनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि कहीं भी इसमें किसी प्रकार का दिखावापन, ढकोसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक जनमानस सत्यता को जानेगा नहीं, उन समस्याओं को, उन विडंबनाओं को किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करेगा या स्वयं उन विडंबनाओं से कैसे वो बचने का प्रयास करेगा, इस भाव को लेखक ने व्यक्त करने का प्रयास किया। यही कारण है कि यशपाल जी की अधिकतर कहानियां जो हैं वो चिंतन प्रधान कहानियां हैं, जिसमें इन्होंने सोच करके जीवन की यथार्थ सत्य को व्यक्त करने का प्रयास किया है। भाषा शैली भी इनकी स्वाभाविकता एवं व्यावहारिकता से के अनुकूल, उसमें संवाद प्रधान शैली में, संवाद प्रधान अत्यंत ही प्रभाव शैली में व्यक्त करने का प्रयास किया। अर्थात कि इनके वाक्य एक दूसरे के हृदय को छू लेने वाले रहे हैं। ये छोटे छोटे वाक्यों में वर्णनात्मक और प्रभावशाली संवाद शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। विषय के अनुसार ये उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को भी अपने भाषा में पिरोने का प्रयास किया है। तो यही कारण है कि यशपाल जी की रचनाएं जनसाधारण के लिए बहुत ही लोकप्रिय बन गई है। तो ये इनके जीवन परिचय रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपके यहाँ प्रमुख शीर्षक है आपका लखनवी अंदाज। ध्यान देंगे, आपके यहाँ शीर्षक है लखनवी अंदाज। आप ये हिंदी गद्य की एक सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है। ध्यान दें, सब कहानी हिंदी गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। अर्थात जो भावपूर्ण, भावानुकूल, विचारानुकूल, लोगों के हृदय को स्पर्श करती है। का भावों के अनुसार आप कहानी को पढ़कर एक एक उसमें पाठक डूबता जाता है और उस पर विचारों का भी एक बड़ा सुंदर अच्छा प्रभाव पड़ता है। काय मनोरंजन से युक्त भी होती है। मनोरंजन भी अर्थात हास्य व्यंग कहानियां भी लोगों के हृदय को छू लेती हैं। तो यह कहानी विधा में लिखा हुआ लखनवी अंदाज। आप ध्यान देंगे, लखनवी, लखनवी शब्द बना है, लिया गया है लखनऊ से। ध्यान देंगे आप, लखनवी शब्द लखनऊ से बना है और लखनऊ को आप जानते हैं कि लखनऊ को नवाबों का शहर माना जाता है, कहा जाता है। नवाबों का शहर अर्थात नवाब लोग क्या करते थे कि वास्तविकता को छिपाने का प्रयास करते थे। ध्यान देंगे आप, कहा यथार्थ को कुछ और था, सत्यता कुछ और थी, लेकिन
दिखावापन उनके अंदर ज्यादा पाया जाता था, अर्थात वो झूठ को सत्य सिद्ध करने का सदैव प्रयास करते थे, अर्थात बनावटीपन उनके अंदर ज्यादा पाया गया। इसी बिंदु को लेकर कहानीकार ने एक सामंत वर्ग पर कटाक्ष करने का प्रयास किया है, व्यंग कर किया है कि इस उच्च वर्ग के लोग जितना अधिक उनमें बनावटी पर पाया जाता है उतना एक सामान्य जनमानस में नहीं पाया जाता। जितनी भूलें, जितनी गलतियां, जितना दिखावापन उच्च वर्ग के लोग, सामंत वर्ग के लोग करते हैं, वह सामान्य जनमानस में वह बुराइयां, वह अवगुण, वह दिखावापन नहीं होता है। वह अपना यथार्थ जीवन जीने का प्रयास करता है। एक गरीब, एक श्रमिक अपने यथार्थ जीवन को पर चलने का प्रयास करता है, लेकिन उच्च वर्ग हमेशा अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास करता है। यह इस कहानी में, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने बड़े सुंदर ढंग से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। किराए मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन उड़ने वाली है। मुफस्सिल अरबी शब्द है जिसका है कि शहर के केंद्र बिंदु से थोड़ा कुछ दूर का भाग जो है, तो कह रहा है कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन कहा उस शहर के केंद्र बिंदु के आसपास में वो आवाज सुनाई पड़ रही थी कि अब ट्रेन छूटने वाली है। और लेकिन कहता है कि मुझे दूर नहीं जाना था, और दूसरी चीज मैं भीड़ से बचना चाहता था, जिसके कारण सेकंड क्लास का टिकट लेकर के हम एक ऐसे खाली डिब्बे में बैठने का प्रयास किया कि जहां पर मुझे एकांत में कुछ सोचने का भी अवसर मिल जाए, क्योंकि साहित्यकार हमेशा एकांत प्रांगण ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि तभी उसके विचार, मन मस्तिष्क एकाग्रचित हो पाते हैं और तभी किसी बिंदु पर वो सोचने का प्रयास करता है और सोचने के पश्चात एक सुंदर ढंग से शब्दों और वाक्यों में उसे बांधता पुनः चला जाता है। इस तरह वो एकांत की स्थिति समझ करके उस डिब्बे में प्रवेश किया और खिड़की से प्रकृति की सुंदरता को भी निहारने का, देखने का उसे सुंदर अवसर मिलेगा, यह सोचकर वह एक डिब्बे में प्रवेश कर गया। लेकिन कहा गाड़ी छूट चुकी थी। कह रहा है मैं दौड़ते हुए उस खाली डिब्बे में किसी प्रकार पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कहा जैसा मैंने अनुमान लगाया था, कह रहा है अनुमान के प्रतिकूल वो डिब्बा निर्जन नहीं, निर्जन, जन्मित लोग, निर्मित नहीं, जहां लोग न हो था जंगल। कहा जैसा मैंने अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली होगा, मुझे कुछ सोचने का सुंदर अवसर मिलेगा, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि उसमें एक सफेद पोशाकधारी एक सज्जन अपने फलथी मारे हुए बर्थ पर बैठे हुए थे। कहा उनके कुर्ते पैजामे, जैकेट और उनके चेहरे पर, शीश पर एक लखनवी टोपी लगी हुई थी, अर्थात एक रईसों की भांति वो आराम के साथ बैठे हुए थे, पैरों को ऊपर करके फलथी मारकर बैठे हुए थे और सामने एक सुंदर तौलिया बिछाकर उस पर 2 खीरे रखे हुए थे। कहा जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर कोई भाव जागृत न हुआ, अर्थात उनके चेहरे पे एक असंतोष की झलक दिखाई पड़ी, जिससे मुझे एहसास हुआ कि मालूम पड़ता है वे भी किसी कहानी को लिखने के लिए ही या पंक्तियों को लिखने के लिए वे भी एकांत भाव
चाहते थे। उन्होंने मुझे मैं भी उन्हें देखकर सामने की बर्थ पर मैं भी बैठ गया, लेकिन वे मुझे मिलने के लिए, बोलने के लिए उनके चेहरे पर मुझे कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ा, जिसके कारण मैं भी उसी प्रकार से शांतपूर्वक बैठ गया। वे अब मेरे पहुंच जाने पर कैसे वह खीरे को जो रखे थे, कैसे वो खीरे को ग्रहण करें, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। अचानक उनके मन में खीरे खाने का भाव जागृत हुआ और पुनः मुझे संबोधित करते हुए कहा, आदाब अर्ज। अभिवादन करने का एक तरीका, आदाब अर्ज अभिवादन का एक गुण है, कहा मुस्लिम धर्म के अनुसार। तो कहा उन्होंने, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे कि क्या आप भी, जनाब सम्मान सूचक शब्द, कहा कि क्या आप खीरे को खाने का प्रयास, खीरे खाएंगे। लेकिन कहता है कि मुझे नवाब साहब का वो बदलता हुआ, परिवर्तित होता हुआ स्वरूप मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उनको अपमानित करते हुए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के हुए प्रयास करते हुए मैंने कहा, शुक्रिया किबला शौक फरमाए कि बहुत अच्छा, आप उसे ग्रहण कीजिए। इस तरह मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया। कहा उसके बाद वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने का प्रयास किए और कहा पुनः खीरे को उठाकर तौलियों को फिर से उन्होंने झाड़कर सामने बिछा लिया। कहा कि खिड़की के बाहर हाथ रखकर पानी को लेकर उन्होंने खीरे को धुला और उसके बाद जेब से उन्होंने चाकू निकाला और खीरों के दोनों सिरों को काटकर उन्हें गोदकर उनका झाग निकाला और बहुत शांतिपूर्वक एक अच्छी सम्मान के साथ उन्होंने उस खीरे को छीलने का प्रयास किया और उसके बाद काटकर उसे सुंदर छीलकर तौलिए पर सजाते हुए चले गए। कहा लखनऊ स्टेशन पर उन्हें देखकर ऐसा लगा खीरे बेचने वाले को तरीके को विधिवत वो पहचान रहे थे। उसके बाद उन्होंने नमक जीरे को निकाला और उसमें कायदे से लगाने का प्रयास किया, जो एक सुंदर रईसो ऐसा व्यवहार वो हमारे सामने दिखा रहे थे, व्यवहार कर रहे थे कि वे लखनऊ के एक श्रेष्ठ रईस नवाबों में उनकी गणना की जाती है। वह खीरे के एक बार खीरे को देखकर लेखक कहता है कि मेरे भी मन में एक मुंह में पानी भर आया, लेकिन मैं भी अपने मान सम्मान को बचाने का प्रयास किया। नवाब साहब ने पुनः एक बार फिर कहा, अल्लाह सौ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। कहा उन्होंने मुझे एक बार फिर से आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैंने भी अपने सम्मान को निभाते हुए मैंने उत्तर दिया कि इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, किबला शौक फरमाई। कहा इस समय मुझे तलब भूख नहीं मालूम हो रही है और मेदा भी जरा आमाशय, मेदा भी आमाशय कह रहा है, मेरा आमाशय भी कुछ कमजोर है, कृपया आप खा लें। कहा नवाब साहब ने उस खीरे में नमक मिर्च लगाने के बाद खिड़की के बाहर की तरफ कर लंबी सांसें लिया और सूंघ कर खीरे को खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस तरह वो सारे खीरे को केवल सूंघ कर और आंखें बंद कर लेते थे, आंखें बंद करके उसे फेंक देते थे, अर्थात कि और उसके बाद नवाब साहब ने बाहर फेंककर तौलिए से हाथ को साफ किया
और उसके बाद गर्व से मेरी ओर निहारते हुए मानो ये व्यक्त कर रहे हैं कि खानदानी रईसों का तरीका है कि श्रेष्ठ लोग केवल उसका रसा स्वादन केवल सूंघ कर और देखकर ही प्राप्त कर लेते हैं। कहा कि और उसके बाद थोड़ा उन्होंने भोजन के पश्चात जैसे उदर तृप्ति पेट भर जाने के बाद एक डकार आती है। नवाब साहब ने झूठी डकार लेने का प्रयास किया, लेकिन कहता है कि अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की मात्र केवल कल्पना से ही पेट की भूख समाप्त हो जाती है, उदर की तृप्ति हो जाती है, तो फिर बिना विचार किए हुए, बिना पात्रों के, बिना घटनाओं के किसी कहानी को क्यों नहीं लिखा जा सकता। अर्थात वह इन साहित्यकारों पर अभिव्यक्त किया कहानीकार ने कि जिस कहानी का कोई उद्देश्य नहीं निकलता, जिस कहानी में का कोई भाव नहीं होता, कोई एक अच्छे पात्रों की सीख नहीं मिलती, उस कहानी का कोई औचित्य नहीं होता। तो यहाँ पर लेखक ने, कहानीकार ने उन सामंत वर्गों पर व्यंग्य छोड़ने का प्रयास किया कि जहां पर अपने यथार्थ जीवन को छिपाकर हम केवल बनावटीपन, दिखावापन करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों से हमें अपने जीवन में बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। अर्थात हमें जीवन में यथार्थ जीवन में ही जीने का प्रयास करना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक यशपाल जी की एक सुंदर कहानी लखनवी अंदाज को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप इसे पढ़ेंगे और इस दिखावापन से जीवन में दूर रहने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सच्चाई है वही जीवन की वास्तविकता है। हम उससे हमें दूर नहीं होना चाहिए। थैंक यू।